वेलकम बैक। केवीएस पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम जो है वो बहुत पास है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं हर एक यूनिट के एमसीक्यूज के साथ में आपको रिवीजन करवाती हूँ। 2 वीडियोस ऑलरेडी जा चुकी हैं, आज थर्ड वीडियो है। आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं और एमसीक्यूज को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि हमारा यूनिट जो है वो भी रिवाइज हो जाए और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए इज। वो प्रोसेस जिसमें पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हमें पता है सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस का आउटकम क्या होता है? हमें मिलता है पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुवेट है ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता, है ना। पायरुवेट जो है ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता। पायरुवेट को पहले हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें? पायरुवेट को पहले कन्वर्ट करना होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आपसे पूछा है कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है? ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है या फिर ऑक्सीडेटिव डीफॉस्फोरिलेशन है। तो हमारे पास है पायरुवेट जो कि ग्लाइकोलिसिस से हमें मिला। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। इसे एंटर करना है क्रेब्स साइकिल में। उससे पहले इसका कन्वर्जन करवाएंगे हम एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये प्रोसेस कैसे होता है? यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो निकल रहा है, यानी कि कौन सा प्रोसेस है? डीकार्बोक्सिलेशन है, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो रहा है। और यहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व होता है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस। डीहाइड्रोजिनेस यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस कैसा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पर पूरा का पूरा एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है जिसमें क्या क्या होता है? टीपीपी होता है, लिपोइक एसिड होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस होता है। अभी एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो गया। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये कितना कार्बन मॉलिक्यूल है? ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्योंकि पायरुवेट थ्री कार्बन मॉलिक्यूल से एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या हो गया? रिलीज हो गया। अब हमारे पास बचा 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके साथ कंबाइन होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। और हमें क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड कितने कार्बन हो गया? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट क्रेब्स साइकिल। इनमें से कौन से स्टेटमेंट क्रेब्स साइकिल के बारे में सही नहीं है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। यस, हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं क्योंकि जो पहला मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे वो सिट्रिक एसिड है। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर बोला है, द इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट लिंक्स ग्लाइकोलिसिस विद क्रेब्स साइकिल इज मैलिक एसिड। वो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ता है वो मैलिक एसिड है। फिर बोला है, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। यस, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इट स्टार्ट्स विद 6 कार्बन कंपाउंड। अभी हमने देखा जो पहला कार्बन कंपाउंड होता है वो होता है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर बोली है, द इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट लिंक्स ग्लाइकोलिसिस विद क्रेब्स साइकिल इज मैलिक एसिड, ऐसा नहीं होता। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो क्या है? पायरुविक एसिड है। आगे बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स क्रेब्स साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व। क्रेब्स साइकिल के कौन से स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है? आइसोसिट्रिक एसिड टू ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। तो यहाँ पर आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व है। और यहाँ पर क्या होता है? NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होता है इनटू NADH। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन नहीं हो रहा। फिर है ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो यहाँ पर ऑक्सैलोसक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेस इन्वॉल्व है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे भी देख लेते हैं, सक्सेनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड। तो यहाँ पर भी नहीं होता, यहाँ पर GTP का फॉर्मेशन होता है। और फिर है मैलिक एसिड टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अगेन यहाँ पर भी नहीं होता, यहाँ पे भी NAD पॉजिटिव का रिडक्शन होता है इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव।
इसके अलावा एक और रिएक्शन है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है, वो है कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। आगे पूछा है द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द फॉर्मेशन ऑफ। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो 3 साइकिल चलते हैं, इनका जो मेन गोल है वो क्या होता है, ये किसकी फॉर्मेशन के लिए ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। एटीपी इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एटीपी बनाना, एक ही लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एटीपी को जनरेट करना। एटीपी का जनरेशन होता है लेकिन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नहीं होता है। शुगर्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, नो शुगर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन भी नहीं होता। एटीपी इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स, यस हम बोल सकते हैं शुगर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है लेकिन वो मेन एम नहीं होता इन साइकिल्स का। तो यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो मेन एम है। ये जो तीनों साइकिल्स जो हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए चलाई जाती हैं, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। तो एटीपी का जनरेशन होता है स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स में। आपने देखा अलग अलग रिएक्शन से एटीपी का जनरेशन होता है, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स में यहाँ पर एटीपी जनरेट होती है, यही इनका मेन गोल होता है। फिर आगे पूछा है ऑल एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। टीसीए साइकिल के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट वन विच इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि मैट्रिक्स में ना प्रेजेंट होकर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, इन यूक्रियोट्स एंड इन साइटोप्लाज्म इन प्रोक्रियोट्स। और अगर प्रोक्रियोट्स की बात की जाए तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम कौन सा है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, नो। मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, नो। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, नो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एकमात्र ऐसा एंजाइम है टीसीए साइकिल का, या हम बोल सकते हैं क्रेब्स साइकिल का, जो कि मैट्रिक्स में ना प्रेजेंट होकर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है यूक्रियोट्स के केस में, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है प्रोक्रियोट्स के केस में। आगे पूछा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स needed for the conversion of pyruvic acid to acetyl coenzyme A is located in। pyruvate dehydrogenase complex जो कि मैंने आपको अभी बताया, जिसमें क्या क्या होता है, टीपीपी होता है, लिपोइक एसिड होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी जरूरत होती है पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए। ये कहाँ पर पाया जाता है? ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की बात ही नहीं हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारा रिएक्शन हो रहा है। साइटोप्लाज्म में होता है? नहीं, साइटोप्लाज्म में नहीं होता। ग्लाइकोलिसिस जो है ये साइटोप्लाज्म में होती है, उसके बाद पायरुविक एसिड बनता है। ये पायरुविक एसिड क्या करता है, ये एंटर करता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही इसका कन्वर्जन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है जो पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ना जिसमें पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से कोई भी एग्जाम हो वहां पर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इस रिएक्शन के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, यहाँ पर कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच द सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। आपसे उस एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस के बारे में पूछा है जिसमें सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन या क्रेब्स साइकिल, ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हो, वहां पे आप लोग देखते हो NAD पॉजिटिव का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, FAD का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस तरह के कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और उनका इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसमिशन है वो चलता रहता है। लेकिन इनमें से आपसे पूछा कौन सा वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल नहीं है, यहाँ पर होगा फर्मेंटेशन। तो आपके ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन नो, ग्लाइकोलिसिस नो,
फोटो रेस्पिरेशन नो, क्रेब्स साइकिल अगर दिया होगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि इन सभी में आप लोगों को एनएडी पॉजिटिव, एफएडी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, ये मिलते हैं। लेकिन अगर आप फर्मेंटेशन की बात करो, फर्मेंटेशन में क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जरूरत नहीं होती। फर्मेंटेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, और फर्मेंटेशन में आपके पास क्या बनता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्मेंटेशन। फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल। ये अभी हम पहले भी शायद बात कर चुके हैं इस बारे में कि क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को लिंक करने वाला जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा होता है। तो यहाँ आपको ऑप्शंस दिए NADH, ATP, एसिटाइल कोएंजाइम ए और मैलिक एसिड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर आपको पायरुविक एसिड दिया होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं दिया, पायरुविक एसिड दिया है, तो आप पायरुविक एसिड को टिक करोगे। अगर आपको दोनों एसिटाइल कोएंजाइम ए और पायरुविक एसिड दोनों दिए हुए हैं, तो आप एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में जाओगे। फिर आपसे पूछा है FAD एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन बिटवीन। FAD जो है किसके बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है, फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड आइसोसिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर कौन से पाथवे की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है क्रेब्स साइकिल की या फिर TCA साइकिल की। तो TCA साइकिल में बेसिकली क्या होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, और ये किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सिट्रिक एसिड, जो कि 2 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो सिट्रिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है इनटू आइसोसिट्रिक एसिड, इससे बनेगा ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड, फिर बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनता है सक्सेनिक एसिड, और सक्सेनिक एसिड से बनता है फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड जो है इससे बनेगा मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से रिएक्शन चलती है, बहुत सारे यहाँ पर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमसे पूछा है कि FAD जो है वो किसके बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। तो जब सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वहां पर एंजाइम इन्वॉल्व होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, और यहाँ पर FAD जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है, FAD कन्वर्ट होता है इनटू FADH2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, दैट इज सक्सेनिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इनको ऑप्शंस को आपस में मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहला है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन किससे मैच होगा, कीटोग्लूटारिक एसिड हाइड्रोजन एक्सेप्टर के साथ में, साइटोक्रोम C या फिर एसिटाइल कोएंजाइम A। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है अगर आप देखोगे ये किसका काम करती है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करती है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा A। फिर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम इनमें से कौन करता है, कीटोग्लूटारिक एसिड, साइटोक्रोम C या फिर एसिटाइल कोएंजाइम A। तो इससे पहले हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जब हमने पढ़ा था, लास्ट जो हमने अभी MCQ सीरीज किया वहां पे भी हमने देखा था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम इनमें से कौन करता है, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C जो है फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है, तो ये B आ जाएगा यहाँ पर। फिर है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस किससे एसोसिएटेड है, ये पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, तो C आ जाएगा यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ। देन डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में कौन इन्वॉल्व है, कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ में। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है इसका डी कार्बोक्सिलेशन होता है, और कोएंजाइम A के साथ में मिलकर ये बनाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। तो डी ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारा करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा, A सेकेंड, B थर्ड, C 4, D 1। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। 11th क्वेश्चन में पूछा है इन विच रिएक्शन रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस पेरोक्सीसोम्स आर इन्वॉल्व्ड। ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, आपसे पूछा है कि फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन में पेरोक्सीसोम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल, कैल्विन साइकिल, फोटोसिंथेसिस इन एल्गी या फिर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो आप लोगों ने फोटो रेस्पिरेशन में देखा होगा
फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद होता है पेरोक्सिसोम और पेरोक्सिसोम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ से जो ग्लाइकोलिक एसिड है पेरोक्सिसोम में, अब पेरोक्सिसोम में जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑक्सैलिक एसिड में या फिर ग्लाइऑक्सलेट में। और फिर ये ग्लाइऑक्सिलेट जो है ये ट्रांसफर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है और आगे जो भी साइकिल है ये चलता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये जो पर ऑक्सीसोम्स जो है जिसमें इन्वॉल्व है, ये है आपका ग्लाइकोलेट साइकिल, जिसमें ग्लाइकोलेट जो है ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्लाइऑक्सिलेट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस कैटालाइजेस अ रिएक्शन दैट इज एसेंशियली नॉन रिवर्सिबल। यहाँ पे आपसे पूछा है कि ग्लाइकोलिसिस में कौन सा एंजाइम है जो नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो ग्लाइकोलिसिस में आप लोग देखते हो आपके पास ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये पहली जो रिएक्शन है ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है एंजाइम हेक्सोकाइनेस। तो यहाँ पर आपको हेक्सोकाइनेस ऑप्शंस में कहीं पर भी नहीं दिख रहा। आपके ऑप्शंस है इनोलेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज और फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज। तो हम आगे चलते हैं। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये वाला जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब ये वाला जो रिएक्शन है अगेन ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है और इसे कैटालाइज करता है एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। अब यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस आपके ऑप्शंस में है, दैट इज सेकंड ऑप्शन जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। इसके अलावा एक और नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, यहाँ से ये दो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं। एक है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये आपस में आइसोमेराइज हो सकते हैं। यहाँ पर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, फॉस्फोट्रायोसा आइसोमेरेज। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ये कन्वर्ट होता है इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। आगे इसका कन्वर्जन होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ये भी रिवर्सिबल है। फिर ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ये भी रिवर्सिबल है। उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू पायरुविक एसिड, जो कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। और ये जो रिएक्शन है ये भी इरिवर्सिबल होती है और इसे कैटालाइज करता है एंजाइम पायरुवेट काइनेस। तो ये जो तीन आपके एंजाइम्स हैं हेक्सोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस और पायरुवेट काइनेस, ये तीनों के तीनों नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं। ये आपको याद रखना है। आगे पूछा है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के रिगार्डिंग तीन आपको स्टेटमेंट्स दिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस इथेनॉल। यस, ये करेक्ट है। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फर्मेंटेशन पे डिपेंड करते हैं एटीपी की प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट होता है वो इथेनॉल होता है। अलाउज एटीपी टू कंटिन्यू टू बी सिंथेसाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी करेक्ट है। जब ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है उस केस में क्या होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस चलता है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में। ये जो प्रोसेस है ये क्यों चलता है, ताकि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है या फिर हम कह सकते हैं जो एटीपी का जनरेशन है वो रुके ना। एटीपी का जनरेशन जो है वो होता रहता है। recycles NADH to NAD positive so that glycolysis can continue, ये भी करेक्ट है। NADH को ये रिसाइकल करता रहता है NAD पॉजिटिव में, ताकि ग्लाइकोलिसिस जो है वो स्टॉप ना हो और हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो बंद ना हो। तो आपकी ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं तीनों करेक्ट हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। फिर आपसे पूछा है फ्लोराइड, जो कि एक इनहिबिटर है ग्लाइकोलिसिस का, ये कौन से ग्लाइकोलिटिक एंजाइम को इनहिबिट करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ग्लूकोकाइनेस, इनोलेस या फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, दैट इज एनोलेस। ये एनोलेस को इनहिबिट करता है। एनोलेस एंजाइम कहाँ पर इन्वॉल्व होता है, एनोलेस जो है ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को
कन्वर्ट करता है इनटू 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। तो इस रिएक्शन को जो फ्लोराइड इन्हिबिटर है, ये इन्हिबिट करता है और ये कैसे करता है? इनोलेस एंजाइम की एक्टिविटी को ये डिसरप्ट करता है। आगे पूछा है द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस यील्ड्स अ नेट ऑफ। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है तो हमें क्या यील्ड होता है? 2 molecules of lactate and 2 molecules of ATP, 2 molecules of lactate, 2 molecules of NADH and 2 molecules of ATP, 2 molecules of lactate, 2 molecules of NAD positive and 6 molecules of ATP। गलत है, NAD positive तो बनेगा ही नहीं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ये भी गलत है। 2 molecules of एसिटाइल कोएंजाइम ए भी नहीं बनेगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं लैक्टेट के और 2 मॉलिक्यूल जो हैं एटीपी के जनरेट होते हैं। फिर पूछा है द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन सा होता है? NAD पॉजिटिव, पायरुवेट, ऑक्सीजन या फिर लैक्टिक एसिड। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड बन रहे हैं और यहाँ पर क्या होता है? NAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADH और साथ ही साथ 2 यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। अब ये जो पायरुविक एसिड है इससे बनता है क्या? लैक्टिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं लैक्टिक एसिड के और यहाँ पर क्या हो जाता है? NADH से बन जाता है NAD पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? पायरुविक एसिड। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर पूछा है द फंक्शन ऑफ TCA साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट। आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन TCA साइकिल का नहीं है। पहला है इट जनरेट्स रिड्यूस्ड NAD पॉजिटिव एंड रिड्यूस्ड FAD। बिल्कुल NAD से NADH बनता है हमारे पास, तो रिड्यूस्ड NAD पॉजिटिव भी बन रहा है और साथ ही साथ रिड्यूस्ड FAD भी बन रहा है क्योंकि FAD से क्या बनता है? FADH2। तो ये तो यहाँ पर हो रहा है, आपने देखा क्रैब्स साइकिल में ये होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इट जनरेट्स ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी करेक्ट है। GTP का भी सिंथेसिस होता है। कब होता है GTP का सिंथेसिस? जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या बनता है? सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो हमारे पास GTP का जनरेशन होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर पूछा है इट कैटालाइजेस द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटेट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ऐसा होता है क्या? हमें एसीटेट से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सालो एसिटिक एसिड से ये रिएक्शन शुरू होता है ना। ऑक्सालो एसिटिक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड बनाती है, फिर अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं और दोबारा क्या रिसाइकल हो जाता है ऑक्सालो एसिटिक एसिड। तो क्या यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O? नहीं हुआ। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत है। फिर पूछा इट कॉजेज द नेट सिंथेसिस ऑफ ऑक्सालो एसिटेट फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। बिल्कुल सही है, ऑक्सालो एसिटेट जो है उसका सिंथेसिस होता है वापस से एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है क्योंकि जो गलत है वही सही है। फिर आपसे पूछा है ऑल द एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट। एक एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं होता बल्कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। वो कौन सा है? सिट्रेट सिंथेस, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस या फिर फ्यूमरेस। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है आपका। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर एक और नया एंजाइम आपने देखा फ्यूमरेस। फ्यूमरेस का क्या काम होता है? फ्यूमरेस का काम होता है फ्यूमेरिक एसिड को कन्वर्ट करना इनटू मैलिक एसिड। और सिट्रेट सिंथेटेस का क्या काम होता है? ऑक्सालो एसिटिक एसिड से क्या बनाना? सिट्रिक एसिड बनाना। और अल्फा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजनेस का क्या काम होता है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से क्या बनता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है? पहला है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्मेंटेशन के दौरान जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बिल्कुल करेक्ट। पायरुवेट जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है।
कार्डियोलिपिन रिड्यूसेस द परमेबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू प्रोटॉन्स। ये भी करेक्ट है। कार्डियोलिपिन एक ड्रग है जिसको यूज किया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए। ये क्या करता है, इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उस पे जो पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनको ब्लॉक करने का काम करता है ताकि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो प्रोटॉन्स का जो पासेज है अपने में से उसको बंद कर दे। फिर है मैलेट एस्पार्टेट शटल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 32 एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी करेक्ट है। माइलेट एस्पार्टेट शटल जो है ये 38 होगा यहाँ पर, आई थिंक 38 एटीपी का फॉर्मेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में ये एटीपी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जो माल्टेट एस्पार्टेट शटल है ये एटीपी जो नेट एटीपी प्रोड्यूस होते हैं उनके नंबर को इंक्रीज करने का काम करता है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, और साथ ही साथ ये माल्टेट जो है उसका भी पासेज करवाता है अक्रॉस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर आपसे पूछा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। देखो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है ये फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये बनाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाता है। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 ना होकर 1 काम करता है। 2 जो है ये इस रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करता, तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपकी करेक्ट यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। फिर आपसे पूछा है अंडर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो करते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया। इससे क्या होता है, NADH and FADH2 are oxidized, the pH of the matrix increases, an electrochemical gradient is formed, all of the above। तो NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन भी होता है, ये करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का जो पीएच होता है वो इंक्रीज होता है, ये भी करेक्ट है। उसके अलावा एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है उसका फॉर्मेशन होता है, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व एज एन इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा जो इनहिबिटर है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करता है। प्यूरोमाइसिन नो, एक्टिनोमाइसिन डी ये भी नहीं करता, मेलोनेट भी नहीं करता। साइनाइड जो है ये एक पोटेंट इनहिबिटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करता है। फिर पूछा है द इनिशियल स्टेप इन बायोसिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय केमियोस्मोसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया इज। जो एटीपी की बायोसिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रू केमियोस्मोसिस, इसका इनिशियल स्टेप क्या होता है। एक्युमुलेशन ऑफ सफिशिएंट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नहीं ऐसा नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। रिमूवल ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, नहीं ये भी नहीं होता, ये ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप है। पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स इनटू द इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मैट्रिक्स। फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो जो इनिशियल स्टेप होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करना। और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कैसे स्टैब्लिश होता है, जब प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आपसे पूछा है इट इज पॉसिबल फॉर अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस टू यूज अ कॉमन पाथवे फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन बिकॉज। आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है हम अलग अलग तरह के सबस्ट्रेट्स को यूज कर सकते हैं और कॉमन पाथवे के थ्रू ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। हम सिर्फ ग्लूकोज को ही यहाँ पर नहीं यूज कर रहे हैं ना, ग्लूकोज जो है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, अलग अलग इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा हम अलग अलग सबस्ट्रेट्स को भी यूज कर सकते हैं और कॉमन पाथवे के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन तक। ऑक्सीजन जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा। ऐसा क्यों होता है। द सबस्ट्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सबस्ट्रेट्स का ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसा नहीं है। मेनी ऑफ द सबस्ट्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एंजाइम्स लिंक्ड टू ऑक्सीडाइज्ड NAD positive और FAD। the substrates are all oxidized by the same enzymes, no this is also incorrect। अलग अलग जो है pathways होते हैं substrates के oxidation के लिए। the electrons from all substrates are transferred to the common acceptor ATP, ये तो बिल्कुल ही गलत statement है। तो आपका second statement जो है वो correct है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे सबस्ट्रेट्स जो हैं वो NAD पॉजिटिव और FAD की ऑक्सीडेशन से लिंक्ड जो इंजाइम्स होते हैं उनके थ्रू उनका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इस सिमिलैरिटी की वजह से ये चीज होती है।
अब आपसे पूछा है फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 24 क्वेश्चन नंबर 24 से 30 तक जो क्वेश्चंस हैं ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पहला जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है वो है फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं? दैट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन ऑल द टाइम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, तो नाम ही एनारोब्स है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी। दैट परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल द टाइम जो हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, देखते हैं आगे। दैट परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली या फिर दैट परफॉर्म बोथ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों को कैरी करते हैं। तो बात ही अगर एनारोब्स की हो रही है तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट और फोर्थ तो एलिमिनेट हो गए। अब सेकंड और थर्ड में से हमें अपना करेक्ट आंसर चूज करना है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। फैकल्टेटिव एनारोब्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन पे डिपेंड करते हैं। जब ऑक्सीजन कम होती है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे जब हम लोग किसी बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं किसी हाइटेड जगह पे, अगर आप जैसे कैंपिंग वगैरह कर रहे हो, चढ़ाई चढ़ के गए, मान लो वैष्णो देवी गए और वहां से वापस आए, तो आपकी टांगों में क्रैम्प्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे मसल्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिला। तो उस केस में वहाँ पर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाती है और हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑक्सीजन एब्सेंट होने पर कुछ समय के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन पे डिपेंड कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो जब ऑक्सीजन दोबारा से इनको मिलनी शुरू हो जाती है तो ये दोबारा एरोबिक रेस्पिरेशन पे स्विच कर जाते हैं। फिर पूछा है कि पास्चर इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज इन रेट ऑफ फर्मेंटेशन अंडर एरोबिक कंडीशंस। एरोबिक कंडीशंस में फर्मेंटेशन के रेट में इंक्रीज हो जाना, ऐसा तो क्यों होगा? अगर कंडीशंस एरोबिक हैं तो फर्मेंटेशन तो उस टाइम पे कम ही हो सकती है। इनहिबिशन ऑफ फर्मेंटेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन जो है वो इनहिबिट होना शुरू हो जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। डिक्रीज इन रेट ऑफ फर्मेंटेशन अंडर एनारोबिक कंडीशंस। फर्मेंटेशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है एनारोबिक कंडीशंस में, यानी कि ऑक्सीजन जब माइनस होगी, कम होगी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन, दैट इज इनहिबिशन ऑफ फर्मेंटेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसे हम कहते हैं पास्चर इफेक्ट। आगे बोला है अंडर नॉर्मल कंडीशंस ओनली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। इट इज कॉल्ड। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सबस्ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है एज जिनको सबस्ट्रेट्स हमारी बॉडी यूज कर सकती है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको एज अ सबस्ट्रेट हमारी बॉडी यूज कर सकती है। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उस टाइम पे जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है तो कार्बोहाइड्रेट्स को ही हमारी बॉडी जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज करती है। तो इसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, या फिर प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन देखकर आपको इसे टिक नहीं करना है, ये गलत ऑप्शन है। आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। जब नॉर्मल कंडीशंस में हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करती है तो उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और जब हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स ना होने पर या कार्बोहाइड्रेट्स कम होने पर प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स को एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करती है तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बोला है फर्मेंटेशन इन ईस्ट इज कैरिड आउट बाय डैश एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ईस्ट में जो फर्मेंटेशन होती है उसके लिए एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका क्या नाम होता है? कार्बोक्सिलेज? नो। हाइड्रोजिनेस? ये तो एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस ही नहीं है। डिहाइड्रोजिनेस? नहीं, ये तो सिंगल एंजाइम्स होते हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन है जाइमेस। जाइमेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है ईस्ट के केस में, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स और साथ ही साथ इनके को एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं और ये ईस्ट में फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आपसे पूछा है द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स इन एटीपी रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज। जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है एटीपी में, कैसे होता है? एएमपी के साथ में पहले एक फॉस्फेट आकर जुड़ता है तो बन जाता है क्या? एडीपी। फिर इसके साथ में एक और फॉस्फेट जुड़ता है
तो क्या बन जाता है एटीपी। तो इस तरीके से जो है फॉस्फेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, इनमें बहुत सारा एनर्जी जो है वो स्टोर होता है। इनकी फॉर्मेशन में बहुत सारी एनर्जी क्यों लगती है आपसे ये पूछा है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? नहीं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ही नहीं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका फॉर्मेशन नहीं होता है। दे आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो 1 तो इनकरेक्ट हो गया, 4th आपका ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। These are formed due to attraction between phosphate molecules। ये भी गलत है क्योंकि phosphate molecules के बीच में attraction नहीं होता। जो phosphate molecules हैं इनके ऊपर बहुत सारा जो है चार्ज प्रेजेंट होता है, तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होती है, इनके बीच में रिपल्शन होती है। तो जो बॉन्ड इनके बीच में बना है वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बना है। इनके बीच में रिपल्शन होने के बावजूद इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो इस बॉन्ड में क्या लगती है, बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारी एनर्जी लगती है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन आयंस जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि अगेंस्ट जो है नॉर्मल जो चीजें होती हैं, नेचुरल जो चीजें होती हैं, उनके अगेंस्ट काम हो रहा है। तो नेचुरली इन फॉस्फेट्स को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, लेकिन इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें बहुत एनर्जी लगती है। इसलिए ये जो बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फिर पूछा है हाउ मेनी इंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल आर लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्रेब्स साइकिल यानी कि टीसीए साइकिल के कितने इंजाइम्स हैं जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम सारे के सारे इंजाइम्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक इंजाइम को छोड़ के। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 1। लास्ट आगे आपसे पूछा है रेस्पिरेटरी क्वोशंट इज लेस देन 1 और यूनिटी इंप्लाइज दैट। रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2018 में और 2014 में, वहां पर भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते ही हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर सीरीज नहीं देखी है तो आप लोग 2014 का पेपर मैंने अपने चैनल पर पूरा सॉल्व करवाया हुआ है, हमने वहां पर भी ये डिस्कस किया था, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट बेसिकली होता क्या है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो है ये हमें हमारे सबस्ट्रेट या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल नेचर के बारे में बताता है। केमिकल नेचर के बारे में बताता है यानी कि हमें बताता है कि उसमें कितना ऑक्सीजन कंटेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अब ये रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो है ये अगर इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब हमारा जो सबस्ट्रेट है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो है ये ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि 1 से अगर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब हमारे सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर ये रेस्पिरेटरी क्वोशंट लेस देन 1 होगा, इसका मतलब हमारे सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बहुत कम है। हमसे पूछा है कि रेस्पिरेटरी क्वोशंट अगर लेस देन 1 हो तो इससे इसका क्या मतलब होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैज हाई ऑक्सीजन कंटेंट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैज लो ऑक्सीजन कंटेंट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैज हाई कार्बन कंटेंट। कार्बन की यहाँ बात ही नहीं हो रही, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर रेस्पिरेटरी क्वोशंट 1 से कम है तो इसका मतलब हमारे सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन का कंटेंट कम है। अब ये जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट इक्वल टू 0 हमें किसके केस में देखने को मिलता है, ये हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स के केस में। तो आपके प्रीवियस पेपर में सीधा सीधा पूछा हुआ था तो कि रेस्पिरेटरी क्वोशंट कार्बोहाइड्रेट्स का कितना होता है। अगर रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो है ग्रेटर देन 1 है, ये हमें किसके केस में देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है प्रोटीन्स के केस में। और प्रोटीन्स के साथ साथ ऑर्गेनिक एसिड्स के केस में भी हमें ये देखने को मिलता है। और रेस्पिरेटरी क्वोशंट लेस देन 1 हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है फैट्स के केस में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके। कोई भी सजेशन हो या कोई भी आपकी डिमांड हो किसी वीडियो को लेके, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, एसी योर प्रिपरेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।